नमस्कार मित्रों, आज हम ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी सेशन का ऑनलाइन क्लास का ये पार्ट 10 वीडियो होगा। आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों की अवस्थाएं के बारे में। जी हाँ मित्रों, हम अपने कुंडलियों में देखते हैं ग्रहों की डिग्री के आधार पर हम ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और डिग्री के ही आधार पर हमको ये पता चलता है कि हमको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए या कौन सा रत्न हमें धारण करना नहीं चाहिए। तो इसी इन्हीं डिग्रियों के महत्व के आधार पर आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। आप अपना कुंडली जो है अपने पास रखिए ताकि हम उस कुंडली के आधार पे आपको हम बता सके। ठीक है, क्योंकि लग्न भी एक राशि होती है, क्योंकि लग्न की भी डिग्री होती है और लग्न के साथ साथ जो हमारे 9 ग्रह होता है, तो 9 ग्रहों की डिग्री का भी विशेष महत्व है कि वो ग्रह जो है वो कितना अच्छा फल दे सकता है या कितना ज्यादा वो फल दे सकता है। वो ग्रह की डिग्री के आधार पर हम उसको निर्धारित करते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। मान लो यदि कोई लगन या 9 राशि 9 ग्रह जो है अगर 0 से 6 डिग्री का हो, 0 से 6 डिग्री, यदि अगर वो ग्रह सम राशि में हो, सम राशि का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो वो जो है वो वृद्ध अवस्था में माने जाएंगे और वो केवल 25% फल देंगे। लेकिन अगर विषम राशि में अगर वही कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री में है तो वो बाल अवस्था में माने जाएंगे विषम राशि में और 25% फल देंगे। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अगर सम राशि में कोई ग्रह 6 डिग्री से अगर 12 डिग्री हुआ तो उसको हम प्रौढ़ावस्था कहेंगे और यदि विषम राशि में हुआ 6 से 12 डिग्री में तो किशोरावस्था कहेंगे और उसकी फल देने की जो क्षमता होगी वो 50% होगी। उसी प्रकार अगर 12 से 18 डिग्री का कोई ग्रह अगर आपके कुंडली में बैठा हुआ है तो वो युवा अवस्था का कहला जाएगा, चाहे वो सम राशि में हो चाहे वो विषम राशि में हो, और उसकी फल देने की क्षमता कितनी होगी? 100% होगी। अर्थात इन ग्रहों के रत्न पहनने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रह ऑलरेडी स्ट्रांग है। अगर ये योग कारक ग्रह है तो आप इसका रत्न पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो रत्न विज्ञान में रत्न पहनने की जो कॉन्सेप्ट है हमें डिग्री के ही आधार पर समझ में आता है और पता चलता है। उसी प्रकार यदि कोई ग्रह अगर 18 से 24 डिग्री में ये सम राशि में अगर है तो इसे हम 50% फल देने की क्षमता मानेंगे। और अगर सम राशि में है, अगर विषम राशि में हुआ 18 से 24 डिग्री तो प्रौढ़ावस्था कहेंगे, ये भी 50% फल देंगे। चलिए, अगर कोई ग्रह 24 से 26 डिग्री अगर सम राशि में है तो उसको हम बाल अवस्था मानेंगे। अगर कोई ग्रह 24 से 26 डिग्री यदि विषम राशि में हो तो उसे हम मृत अवस्था मानेंगे। ठीक है, और उसकी फल देने की क्षमता वृद्ध होगा या मृत होगा, क्योंकि 27 से 30 डिग्री में अगर कोई ग्रह है तो उसको हम मृत मानेंगे। 27 से 30 डिग्री कोई ग्रह है, अगर ये विषम राशि में है तो मृत मानेंगे, अगर सम राशि में है तो उसको हम बाल अवस्था मानेंगे। तो इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए या ये कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आगे जो है बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। अगर कुंडली में मारक ग्रह मृत अवस्था में होते हैं तो वो ग्रह जो है वो उदासीन हो जाएंगे। मान लो किसी का प्रबल मांगलिक है और मंगल ग्रह जो है वो मृत अवस्था में है तो फिर उसका मांगलिक प्रभाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
अगर काल सर्पदोष है, राहु केतु की डिग्री यदि 0 डिग्री है विषम राशि में, या सम राशि में 1 से 3 डिग्री के बीच है 0 से, तो वो मृत माना जाएगा, तो उसका भी प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। मात्र मृत है तो 0%, और यदि वो बाल अवस्था है या वृद्ध अवस्था है तो 25% ही उसका फल मिलेगा। अगर कोई ग्रह उच्च का भी है और मान लो वो मृत अवस्था में है, तो वो ग्रह उच्च के फल नहीं देंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो हम जब अपने ग्रहों का जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो डिग्री वाइज उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर रत्न आपको धारण करना है तो आपको कैसे, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप रत्न धारण कर सकते हैं। यदि मान लो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों की दशा लगी हो, और वो डिग्री और वो ग्रह जो है डिग्री वाइज अगर वो बाल अवस्था में हो, किशोरावस्था में हो, तभी आप उसका रत्न धारण करेंगे। अगर वो ग्रह सम राशि में 18 से 24 डिग्री है और 24 से 26 डिग्री है, तो अगर सम राशि में कोई ग्रह 18 से 24 डिग्री में है, लेकिन वो योग कारक हो, लग्नेश हो, पंचमेश हो और भाग्येश हो, तभी आपको इसका रत्न धारण करना चाहिए। याद रखिए, सम राशि और विषम राशि में ग्रहों की जो डिग्री है या ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं वो बदल जाती है। अगर 24 से 26 डिग्री कोई ग्रह सम राशि में है तो वो बाल अवस्था में होंगे, और यदि वो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश है तो इसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर वो किशोरावस्था में भी है सम राशि में 18 से 24 डिग्री, तो उसका भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, यदि वो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश है। ठीक है, उसी प्रकार विषम राशि में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री में हो, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश हो, तो उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार 6 से 12 डिग्री में हो, लग्नेश हो, पंचमेश हो और भाग्येश हो, तो उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि ग्रहों की अवस्थाएं जो है वो ग्रहों की प्रबलता और ग्रहों की जो मजबूती है उसको ये प्रदर्शित करता है कि वो ग्रह कितना फल दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप जो है इसका फल कथन आप इस तरह से आप कर सकते हैं। आप अपना कुंडली जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ग्रहों को डिग्री के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की। यदि लगन की डिग्री को भी आपको ध्यान देना है मित्रों, क्या होता है, अगर लगन हमारा कमजोर हुआ, अगर मृत हो गया, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है बार बार खराब होता जाएगा, उसको मान सम्मान की कमी रहेगी, उसको हमेशा तिरस्कार प्राप्त होगा। अगर मान लो लगन अगर बाल अवस्था में है तो आप क्या कर सकते हो, लगन की डिग्री को आप बढ़ा सकते हो, लग्नेश का रत्न आप धारण कर सकते हो। तो आप अपने लगन को, अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को आप जो है वो मजबूत बना सकते हैं। तो इस तरह से ग्रहों के अंश के आधार पे, ग्रहों के डिग्री के आधार पे आप उसका फल कथन जो है वो कह सकते हैं। मान लो कोई ग्रह भाग्येश होकर के, उच्च के होकर के बैठे हैं और उसकी डिग्री है युवावस्था में है, 12 से 18 डिग्री है सम या विषम राशि में, तो वो ग्रह सबसे स्ट्रॉन्ग कहे जाएंगे और सबसे ज्यादा शुभ फल उन ग्रहों की दशा अंतर दशा में जातक को प्राप्त होगा। जैसे राजयोग बना रहा है कोई ग्रह, जैसे शुक्र तुला राशि में मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तुला लगन में ही बना रहा है क्योंकि ये योग कारक भी है। तो ये शुक्र बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे, जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में जातक की वृद्धि हो जाएगी, लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी और जीवन में कभी धन की कमी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से
हम राजयोग में सम्मिलित होने वाले ग्रहों का पूर्ण फल कथन कहेंगे। कभी कभी राजयोग हमें प्राप्त नहीं होता, तो उसके पीछे कारण क्या है? मान लो कोई ग्रह भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हुए वो लगन में बैठा है, कन्या लगन की कुंडली है और कन्या लगन में बुध बैठा हुआ है, राजयोग कारक है, लेकिन बुध की डिग्री जो है वो कितना है? 0 से 6 डिग्री है। कौन से राशि? सम राशि में। तो वो क्या हो जाएंगे? वृद्ध अवस्था में हो जाएंगे। और उसकी डिग्री कितनी होगी? फल देने की क्षमता मात्र 25%। तो बाकी के जो 75% है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो पर्याप्त फल, जिस फल की उम्मीद हम कर रहे हैं, वो फल में क्या करेगा? कमी करेगा, क्योंकि वो ग्रह उतना स्ट्रांग नहीं है और वो वृद्ध अवस्था है। तो वृद्ध अवस्था के वृद्ध आदमी जो है वो कितना वर्क कर पाएगा बताइए? तो इसी प्रकार ग्रहों की डिग्री वाइज, ग्रहों की अवस्था के आधार पर वो युवा अवस्था में है, बाल अवस्था में है, या किशोर अवस्था में है, या फिर मृत अवस्था है, तो उसी के आधार पर उसका फल कथन हमें करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने आपको समझाया कि ग्रहों के अंश बल के आधार पर, ग्रहों के डिग्री के आधार पर ग्रह के क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज हमने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ही धैर्य के साथ आज के सेशन को आपने सुना होगा। अगला 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का है मित्रों। अगर आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, ग्रहों के डिग्री वाइज या रत्न पहनने या ना पहनने के संदर्भ में यदि कोई प्रकार की डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर मेरा प्रश्न ये है कि सम राशि और विषम राशि की अवस्थाओं में विभिन्नता क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है कि देखिए क्या है, जी शास्त्रकारों ने ये एक सिद्धांत बनाया है ना, ये पर्टिकुलर उन्होंने डिग्री वाइज जो है उसको बांध दिया है। क्या होता है ना, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि वो ग्रह जो है अगर वो उच्च का बैठा हुआ है सम राशि में, तो ये विविधता पैदा की है ना विषम राशि और सम राशि में, क्योंकि इसको होरा के अनुसार इसको शास्त्रकारों ने क्या किया है? डिवाइड किया है। आप जब होरा पढ़ेंगे ना तो चंद्र होरा और सूर्य होरा, तो सूर्य होरा में जो सूर्य होरा अर्थात जो पुरुष ग्रह होते हैं वो सूर्य के होरा में क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। और चंद्र के होरा में जो स्त्री राशि वाले जो ग्रह होते हैं वो चंद्र के होरा में स्ट्रांग होते हैं। तो इस कारण से स्त्री राशि और पुरुष राशि के बीच में जो है ये विभिन्नताएं जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो ग्रह पुरुष राशि में युवा अवस्था में है तो वो ग्रह स्त्री राशि में भी युवा अवस्था में होंगे, क्योंकि युवा अवस्था के एक सिंपल सिद्धांत है। लेकिन अगर कोई ग्रह बाल अवस्था में है विषम राशि में, लेकिन जरूरी नहीं है उतने डिग्री में वो सम राशि में भी बाल अवस्था में हो। तो ये तो सिद्धांत है ना, शास्त्रकारों ने इसको स्त्री राशि और पुरुष राशि के अनुसार इनको एक डिग्री वाइज इन्होंने जो है अपने अनुसंधान से, अपने शोध से उन जातक के व्यक्तित्व का उन्होंने परीक्षण करके डिग्री वाइज ये सिद्धांत बनाया। ऋषि मुनि जो भी सिद्धांत बनाए हैं उस सिद्धांत के पीछे उनका सारा जीवन जो है वो निकल गया इसी शोध के लिए, इसी अनुसंधान के लिए। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। शकुंतला मैम, आपको भी आ रही है सर की आवाज़ या नहीं आ रही है? नहीं मैम, नहीं आ रही है सर की आवाज। इस शास्त्र के सिद्धांत को बनाने में जी सर, आपकी आवाज़ कट गई थी, अभी आ रही है। हेलो। हाँ अपराजिता। जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज़। तो इसीलिए स्त्री राशि पुरुष राशि के आधार पर ग्रहों को डिग्री वाइज जो है वो डिवाइड किए गए। ये सब ऋषि मुनियों के द्वारा शोध किए गए विषय होते हैं
और एक एक सूत्र और सिद्धांत उन्होंने अपने सारे जीवन को लगा दिए ज्योतिष के इसी सूत्र और सिद्धांत को बनाने के लिए। हम केवल इसको स्टडी कर रहे हैं। जो ऋषि मुनि ने सारा जीवन लगा दिया, बस उसको हम लोगों के सामने जो है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जी लेकिन सारा मेहनत और सारा इसका जो श्रेय है वो ऋषि मुनियों को ही जाता है, जी जो इतना बढ़िया ज्योतिष का सिद्धांत बनाए हैं, प्रिंसिपल बनाए हैं, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद हम अपने सेल्फ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। जी जोयल मैडम, आपके मन में कोई क्वेश्चन है? प्रणाम सर। नहीं सर, बस ये पूछा बाल अवस्था में, क्योंकि आपके फ्लैश लाइट पड़ी हुई है और मेरे को आवाज भी बीच में कट गई थी, तो बाल अवस्था में कितने % वो देते हैं बेनिफिट? देखिए, ये जो बाल अवस्था में है ना, जैसे ऊपर लिखा है 25%, तो नीचे भी 25% ही होगा श्रम राशि। अच्छा, बाल अवस्था में भी 25% ही फल देंगे अपन। हाँ, बाल अवस्था में, मृत अवस्था में 0 रहेगी। ठीक है, कोई ग्रह मृत अवस्था है, अगर कोई ग्रह सम राशि में 27, 28, 29, 30 डिग्री है तो उसको मृत अवस्था मानेंगे। और यदि विषम राशि में कोई ग्रह, विषम राशि में कोई ग्रह यदि 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29, 30 डिग्री में है तो उसको हम मृत मानेंगे। और यदि सम राशि में वही ग्रह अगर 0 से 3 डिग्री के बीच हुआ तो उसे हम मृत मानेंगे। वो उदासीन होगा, वो कोई फल नहीं देगा। तो इस तरह से इसको हम कंसीडर करना है, हमको समझना है। जी सर। और जब भी हमारे पास कुंडली आती है, हम अपना कुंडली देखते हैं तो उसे डिग्री वाइज जरूर हमें चेक करना चाहिए। और डिग्री वाइज चेक करने के बाद कोई फल कथन में, कोई रिजल्ट में हमें पहुंचना चाहिए। हाँ, जैसे सर अभी आप जैसे समझा रहे थे तो मैं अपनी कुंडली का ही वो निकाल के रखी हुई थी। तो मेरी कुंडली में सारे ग्रह 4 डिग्री से 22 डिग्री, लास्ट 22 डिग्री तक है, यानी कि वो बालावस्था से युवावस्था तक ही है। नहीं तो वो आप देखिए ना, 6 से 12 में आ रहा है, 12 से 18 में आ रहा है, या 18 से 24 में आ रहा है। आप उसको देखिए और उसकी अवस्था को आप आज के सेशन में आप उसको देखिए दिन भर, मतलब आप समय निकालिए और सारे ग्रहों का एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन से ग्रह सम राशि में है, कौन से विषम राशि में, सम राशि में कितने डिग्री में है, ठीक है, और उसको फल देने की क्षमता कितना प्रतिशत। ये आप जब तक क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक उन ग्रहों के जो क्षमता है फल देने की क्षमता, उसको आप प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम जब कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो ग्रहों को डिग्री वाइज भी हमें समझना होगा और जानना होगा, तभी हम ग्रह के बारे में हम सही फल कथन कर पाएंगे। हाँ जी सर, पहले आपने बोला भी था कि हर ग्रह के बीच में 3 डिग्री 20 सेकंड का अंतर होता है, तो वो अच्छे से फल दे पाते हैं। नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। नहीं, पर वो लगभग में आएगा यूटी में। हाँ जी सर, वो लेकिन वो चीज भी इसी में होगी। मैंने जो 3 डिग्री 20 मिनट में अगर कोई ग्रह पास में है तो वो ज्यादा कंजक्ट हुए, वो योग उतना ज्यादा प्रबल होगा। वो अलग कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट अलग है और ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये ग्रहों की अवस्था को हम बता रहे हैं, ग्रहों की पावर कितना है, ग्रहों की उम्र को हम बता रहे हैं। ग्रह बाल अवस्था है, ग्रह युवावस्था है, या ग्रह प्रौढ़ावस्था है, या मृत अवस्था है, ये ग्रहों की अवस्था है। जैसे हमारी अवस्था होती है बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, तो उसमें देखिए आप कौन से अवस्था में सबसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आपको ऊर्जा कौन सी अवस्था में आप महसूस करते हैं, युवावस्था में सर। तो ठीक इसी प्रकार ये ग्रहों की भी अवस्थाएं होती है, जिसमें हम उन अवस्थाओं में अगर हमारा ग्रह है तो वो वैसे ही फल देगा। अगर बाल अवस्था है, किशोर अवस्था है, तो उन ग्रहों को बीज मंत्रों से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसके पावर को। हम उसको युवावस्था कर सकते हैं, बाल अवस्था से किशोरावस्था, अवस्था से युवावस्था। लेकिन कोई ग्रह यदि प्रौढ़ावस्था है, वृद्ध अवस्था है, तो उसको पावर हम नहीं बढ़ा सकते। अरे जो बुढ़ा आदमी है उससे हम कितना काम करके बताइए, वो कितना काम करेगा, है ना, तो उससे हम ज्यादा काम नहीं ले सकते। तो वो ग्रह यदि वृद्ध अवस्था है तो वो ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा।
मात्र नहीं 25% देगा। काम करेगा बस। अगर वो उदासीन है, अगर वो मृत अवस्था है, तो वो तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जी सर, जी सर, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए मित्रों, यदि आप हमारे स्टो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे स्टो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़कर एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं। मित्रों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन, उस समस्या का समाधान हमारे स्टो डिवाइन लाइट चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर रूप से आपका स्नेह आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है मित्रों। इसी तरह से आप अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर से अगले सेशन में मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए आपके स्टो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। नमस्कार। परमात्मा आपको आनंद प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, निरोगी प्रदान करे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम।